नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग जर्मनी का एकीकरण के बारे में स्टडी करेंगे और क्योंकि इससे पहले हम लोग ने इटली के एकीकरण के बारे में भी पढ़ा है और देखा है कि किस तरीके से इटली जो अलग-अलग राज्यों के अंदर विभक्त थी, अ, वो किस तरीके से एक नेतृत्व के अधीन आ गई और एक समग्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने उपस्थित हुई। इसी तरीके से जर्मनी का एकीकरण भी यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि जर्मनी भी इटली की ही तरह अलग-अलग राज्यों में विभक्त था। लगभग जब लगभग 18वीं शताब्दी में ये 300 राज्यों में विभक्त था, लगभग 300 राज्यों के अंदर विभक्त था और ये सभी राज्य अलग-अलग प्रिंसेस के अंडर में काम कर रहे थे और इन लोगों का एफिलिएशन अपने प्रिंसेस से ही होता था। जर्मन एक नेशनल आइडेंटिटी के रूप में उभर कर नहीं आई थी अब तक। और यहाँ पर मुख्यतः ऑस्ट्रिया का जो साम्राज्य है, ऑस्ट्रिया का जो वंश है, हैब्सबर्ग वंश, उसका एक तरीके से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस था इन राज्यों में। जब वियना की संधि हुई और जब वियना की संधि हुई, देखते हैं हम आगे एक बार कि जब वियना की संधि हुई वियना कांग्रेस के द्वारा, तब ये जो राज्य जो 300 राज्यों में विभक्त थे, इनकी संख्या को कम करके लगभग इनको 39 राज्यों के अंदर एक शिथिल संगठन के रूप में संगठित कर दिया गया था और इसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बना दिया गया था, यानी कि हैब्सबर्ग वंश का जो जो राजा था, वो इसका अध्यक्ष था। राजवंश के हितों को ध्यान में रखते हुए ही वापस से जो जर्मन राज्य है उनको वापस से एक रीस्ट्रक्चर किया गया, पुनरुद्धार किया गया उनका और एक संघीय सभा बना दी गई जिसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट में होता था। और इसके द्वारा जनता ये जो सभा होती थी, ये जनता के द्वारा डायरेक्टली रूल नहीं होती थी, बल्कि ये विभिन्न राजाओं के द्वारा ये नियुक्त किए जाते थे इसके सदस्य। ये जो राजा थे, क्योंकि ये मोनार्की सिस्टम को पसंद करते थे, उनका अस्तित्व, राजाओं का अस्तित्व मोनार्की सिस्टम में ही है, इसलिए ये जो राजा हैं वो नए विचारों को बिल्कुल नापसंद करते थे और राष्ट्रीय एकता की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर राष्ट्रीय एकता यानी कि एक जर्मन राज्य बन जाए तो इन राजाओं का अलग-अलग अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इन राजाओं ने एक तरीके से अनुदारवाद की नीति का अनुसरण किया। लेकिन हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेपोलियन ने अपनी विजयों के द्वारा जो विभिन्न राज्य थे उनको एक विभिन्न जो जर्मनी के जो विभिन्न राज्य थे उनको एक साथ रहने का एहसास कराया। उसने उनको एक लूज ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दिया और इसके कारण वहां पर एक राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे विकसित होने लगी और स्वतंत्रता की भावना विकसित हो रही थी। और ये जो राज्य है, यहाँ की जो जनता है, वो जो यूरोप में जो नई विचारधारा, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना जो फ्रांस की क्रांति से आई और बाद में इटली की क्रांति से, इटली के एकीकरण से जो विचारधारा यूरोप में पनप रही थी, उससे वो अछूती नहीं थी, वो कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो रही थी। और वो ये बात पसंद नहीं कर रही थी कि जो नई नई व्यवस्था बनाई गई है वियना कांग्रेस के द्वारा, उसमें भी जो विदेशी राज्य है, विदेशी शक्ति है ऑस्ट्रिया, उसको ही वर्चस्व प्रदान कर दिया गया है। जबकि कोई ना कोई जर्मन राजा होना चाहिए था, लेकिन उसमें भी क्योंकि ऑस्ट्रिया एक पावरफुल एंटिटी था यूरोप में उस समय, तो ऑस्ट्रिया को ही सर्वोच्च ताकत इन राज्यों पर दे दी गई थी। इन राज्यों जो कि यहाँ की जनता को पसंद नहीं था और क्योंकि वो उनकी राष्ट्रीयता की भावना से मेल नहीं खा रहा था,
इसी तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो राज्य थे अब 39, पहले ये 300 राज्यों में विभक्त थे और बाद में इनको 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 इनकी संख्या को कम करके 39 बड़े बड़े राज्यों के अंदर इनको तब्दील कर दिया गया और इनका संघ बना दिया गया। इन सब के बावजूद भी इन राज्यों में अलग अलग कानून थे, अलग अलग नियम थे, इनके राजवंश ही अलग थे और इनकी व्यवस्था अलग थी, सिस्टम अलग था, पॉलिटिकल सिस्टम अलग था। इसलिए ये एक लूज संगठन होते हुए भी इनमें किसी प्रकार की कोई एकरूपता नहीं थी। विभिन्न राज्यों में अलग आर्थिक व्यवस्था होने के कारण चुंगी कर भी है वो अलग अलग लगाए जाते थे, उनके नियम अलग थे। उन जहाँ पर भी किसी राज्य में टैक्स लग रहा है और दूसरे राज्य में उसका टैक्स उससे ज्यादा लग रहा है, इन सब के कारण व्यापारिक विकास में बहुत सारी अड़चने आ रही थी। इस बाधा को दूर करने के लिए इन ये जो संघ था, ये जो शिथिल संघ था, इसने इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया और वो ये काम था कि इन्होंने एक चुंगी संघ बनाया जिसको ज़ोलवरन कहा गया। ये जो ज़ोलवरन था ये एक तरीके का व्यापारिक संघ था जिसका प्रतिवर्ष अधिवेशन होता था और इसमें जो निर्णय लिए जाते थे वो सर्वसम्मति थे, यूनानिमसली लिए जाते थे। इस ज़ोलवरन के होने का, ये जो चुंगी संघ है इसके होने का फायदा ये हुआ कि अब जो अलग अलग राज्यों में जो 39 राज्य हैं इनके अंदर जो अलग अलग चुंगी कर के नियम थे उनको हटा करके बल्कि एक ही तरीके के सीमा शुल्क लागू कर दिए गए सर्वसम्मति से, क्योंकि निर्णय लिया गया और एक ही प्रकार के सीमा शुल्क लगा दिए गए। इस व्यवस्था से जर्मनी के में व्यापार का बहुत विकास हुआ और साथ ही साथ क्योंकि अब कानून एक, चुंगी व्यवस्था एक और लगभग आर्थिक स्थिति भी एक ही होने लगी धीरे धीरे, तो वहां पर एकता की भावना का धीरे धीरे सूत्रपात होने लगा और ये जो आर्थिक एकीकरण है वो राजनीतिक एकता में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके अतिरिक्त देखते हैं हम लोग फ्रांस की जो क्रांतियां हुई, अलग अलग समय पर क्रांतियां हुई, उनका भी यहाँ की जो जनता है उसके ऊपर बहुत सा ज्यादा प्रभाव पड़ा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ की जो जनता है वो भी राष्ट्रीयता की भावना से अछूती नहीं थी। यहाँ पर भी अनेक गुप्त समितियां निर्मित हो रही थी और ये जो गुप्त समितियां हैं वो नए विचारों का प्रचार प्रसार कर रही थी। जैसे हमने देखा कि इटली के एकीकरण में कार्बोनरी संस्था है, मैजिनी है, गरीबोल्डी है, ये जो लोग हैं वो मिलकर एक नए विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी तरीके से ये जो गुप्त समितियां हैं ये भी नए विचारों का प्रचार प्रसार कर रही थी। इसी के कारण से जब 1830 और 1848 में फ्रांस में क्रांतियां हुई तो वहां की क्रांतियों का प्रभाव यहाँ की जो जनता है उस पर भी पड़ा और यहाँ की जनता ने भी विद्रोह कर दिया था। यद्यपि ये क्रांतियां बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई, तथापि इससे देश में जनता के अंदर एक राजनीतिक जागृति का विकास हुआ, क्योंकि अब जनता को लगने लग गया कि फ्रांस में जिस तरीके से फ्रांस की जनता जिस तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, एकता के लिए संघर्ष कर रही है, राष्ट्रीयता के लिए संघर्ष कर रही है, उस तरीके का संघर्ष हमारे द्वारा भी किया जा सकता है। हमारे द्वारा भी ये जो राजाओं की जो शोषण है उससे मुक्ति पाई जा सकती है अगर हम संघर्ष करें तो। 1860 में ही हम लोगों ने देखा कि 1860 में तक आते आते इटली में राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा काम पूरा हो चुका था। अब जो जर्मन जनता है, क्योंकि जर्मनी भी क्लोज टू इटली ही है, जब यहाँ की जनता को भी ये विश्वास होने लगा है कि जब इटली जैसा छोटा राज्य एक जो कि विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, वो अब एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति हो चुका है, तो क्यों नहीं हम भी जो अभी तक अलग अलग राज्यों के अंदर बटे हुए हैं, विभक्त हैं, हम भी क्यों एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं होते हैं। हमारे राजाओं के द्वारा जो एक अनुदारवादी विचारधारा अपनाई जा रही है उसके विरोध में यहाँ की जनता भी अब राष्ट्रीयता की बात करने लगी और यहाँ पे भी आशा की जाने लगी कि यहाँ पर भी एकीकरण की
के कार्य धीरे धीरे होने लगेंगे। और यहाँ की जनता को ये भी एहसास हो गया कि जिस तरीके से इटली के अंदर पीडमोंट सार्डिनिया के जो राजा हैं विक्टर इमैनुअल, उन्होंने और काबूल, इन लोगों ने मिलकर के इटली के एकीकरण को संभव बनाया, उसी तरीके से यहाँ के जो देशभक्त हैं उन्हें भी ये एहसास हो चला था कि फ्रांस की जर्मनी में भी जो प्रशा है वो एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य है, उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण का कार्य हो सकता है। और यहाँ का जो राजा है वो इस समय विलियम फर्स्ट था और चांसलर बिस्मार्क था। लेकिन इन इन जो देशभक्त हैं इनके सामने दो मुख्य समस्याएं थी। वो थी एक तो ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से छुटकारा पाना और दूसरा जर्मन राज्यों को प्रशा के नेतृत्व में संगठित करना। मैंने आपको बताया कि जो संगठन लूज संगठन बनाया गया वियना कांग्रेस के बाद में, उस संगठन का अध्यक्ष अभी भी ऑस्ट्रिया को बना दिया गया था। इसलिए ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ी अड़चन थी जिसको दूर किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो सकता था। और दूसरी बात ये कि जो जर्मन राज्य हैं उन वहां पर क्योंकि अलग अलग प्रिंसेस हैं, अलग अलग राजा हैं, और ये जो राजा हैं अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इन राज्यों को प्रशा के नेतृत्व में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इस चैलेंज को पूरा करना एक बहुत बड़ा काम था, जो कि बाद के जो लोग हैं इन्होंने पूरा किया, जिसे हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू।